मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। आ चुके हैं बच्चों हम लोग क्लास 12 के 17वें लेक्चर में। और 17वां लेक्चर बच्चों किसका है? तो 17वां लेक्चर आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी का चल रहा है। जो बच्चे अभी नहीं जानते हैं कि 16 लेक्चर तक क्या हुआ तो फटाफट से जाकर के 16 लेक्चर देख लीजिएगा। 16 लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने किरचॉफ लॉ के फर्स्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। किरचॉफ में दो लॉज दिए गए थे। पहले लॉ को हमने कवर कर लिया था। पहला नियम क्या था? तो संधि का नियम या फिर एम्पियर का नियम कहते थे उसको। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जो करंट है किसी जंक्शन पे तो टोटल करंट होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, आई होप आपको याद होगा। नहीं है तो देख लीजिएगा। आइए फटाफट से आज बात करते हैं सेकंड लॉ के बारे में। ठीक है, सेकंड लॉ, दूसरा नियम। ठीक है, दूसरे नियम का बड़ा कमाल का नाम है। ठीक है, दूसरे नियम को हम लोग कहते हैं मेश लॉ, मेश या फिर लूप लॉ। हिंदी में इसको बच्चों कहते हैं लूप का नियम। ठीक है, लूप का नियम या बंद पाश का नियम। इसमें हम लोग इस तरीके से इसको रेफर करते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। देखिए, हम यहाँ पे जब बात करते हैं कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की, तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में एक से ज्यादा सर्किट एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। जब एक से ज्यादा सर्किट एक दूसरे के साथ अटैच है तो उस केसेस में करंट को जज करना हर ब्रांच में लगे हुए ईएमएफ को जज करना ये जरूरी हो जाता है। और इसी जजमेंट को करने के लिए हमारे किरचॉफ ने हमें कुछ तथ्य दिए, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बनाए हैं, उसको हम आज फॉलो करेंगे। देखिए क्या बताया हमें। सिंपल फैक्टर में मैं बात करूं, देखिए पहले छोटा सा बात करता हूं कि अगर मेरे पास सिंपल सा कोई एक सर्किट है, ठीक है, तो यहां पर मैंने यहां पे रेजिस्टेंस लगा रखा हुआ है। मान लीजिए यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा रखा हुआ है, यहां पे एक सेल लगा रखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आपने जो सेल लगा रखा होगा उस सेल का ईएमएफ क्या होगा? ई। तो जब ये सेल करंट विड्रॉ करेगा आई, तो ये करंट जो है वो इसमें जाएगा पहले रेजिस्टेंस में, और फिर ये करंट सेव इसमें भी जाएगा। मतलब यहाँ पे एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा और फिर एक यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमने ईएमएफ यहाँ पे अप्लाई किया उस अप्लाई ईएमएफ से यहाँ पर पोटेंशियल, इस अप्लाई ईएमएफ से यहाँ पे पोटेंशियल दो जगह पे ड्रॉप होगा। क्या हम ये कह सकते हैं क्या बच्चों? E = V1 + V2 कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं। इसका मतलब हमारा जो लगाया गया विद्युत वाहक बल है वो दो जगह पे विभवांतर और ज्यादा होता तो और जगहों पे भी ये वोल्टेज अपना देता। ये कहानी होती है किसी भी नॉर्मल सर्किट के बारे में। तो जिस सेल लगाते हैं उसी का सबको ईएमएफ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। बात समझ आई? तो इसी कॉन्सेप्ट को बड़े ही सावधानी से, बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है हमारे किरचॉफ ने। क्या बताया उन्होंने? इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए अगर हम इसमें और एक सेल लगा दें तो क्या एक सेल एक्टिव होगा? दोनों सेल एक्टिव होंगे। तो दोनों सेल एक्टिव होंगे तो इसका मतलब दोनों सेल मिलकर के सर्किट को ऑपरेट करेंगे। तो ऐसे केस में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? टोटल जो आपने ईएमएफ लगाया, मतलब एक से अधिक लगाया, तो आप यहाँ पे समेशन लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको हम एल्जेब्रिक सम या फिर बीजगणितीय योग कहते हैं। ठीक है, तो किसी लूप में, किसी बंद पाश में जब आप ढेर सारे सेल लगाओगे तो सारे सेल एक्टिव होंगे। तो सारे सेलों का ईएमएफ काम करेगा किसमें? सबको ऑपरेट करने में। तो हर जगह पोटेंशियल ड्रॉप होगा, विभव आएगा, विभवांतर आएगा। तो इस तरीके से टोटल जो पोटेंशियल होगा उसे हम कहेंगे समेशन ऑफ ई। समेशन ऑफ वी को हम क्या लिख सकते हैं? तो हम देखते हैं। समेशन ऑफ ई = समेशन ऑफ वी को आप बच्चों लिख सकते हो समेशन ऑफ आई इंटू टोटल रेजिस्टेंस जो भी आएगा बच्चों उसको हम लिख सकते हैं आई इंटू आर। तो मल्टीपल पोटेंशियल ड्रॉप के लिए आप हर जगह को समेशन ऑफ वी या फिर समेशन ऑफ आई आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिंपली अब मैं बात करूं तो यही है आपके किरचॉफ का मेश लॉ या लूप लॉ। सिंपल सी बात है। मेश में किस बारे में बात हो रही है? इधर भी वोल्टेज, इधर भी वोल्टेज, इधर सेल का वोल्टेज, इधर मेश में पोटेंशियल ड्रॉप कहां हो रहे हैं। तो यहां पर क्या डेफिनेशन क्लियर हो रही है कि किसी बंद पाश में समस्त वैद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस लूप में समस्त प्रतिरोधों से होकर जाने वाली धारा तथा प्रतिरोध का संगत गुणनफल का बीजगणितीय योग बराबर होता है। ठीक है, आपस में इक्वल होंगे। मतलब जैसा लगाएंगे वैसा पाएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं तो इसको हम लोग अभी देखेंगे कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ऐसे भी समझ लीजिए। द
algebraic sum of all EMF into the closed loop is equal to the product of current and corresponding resistance into the same loop. So loop is equal to the टोटल EMF. ठीक है, तो मतलब टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा वो आपस में इक्वल होने वाला है. आइए इसको अप्लाई करना भी सीख लेते हैं बच्चों. यहां पर हमने कर दिया है एक सेल एक रेजिस्टेंस और यहां पर एक रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन अटैच. ठीक है ना. अब यहां पर बच्चों क्या करना है, E1 यहां पे करना है बच्चों, E2 यहां पे करना है आपको, R3 यहां पे करना है, R2 यहां पे करना है बच्चों R1. ठीक है ना. अब जो बच्चे इसको देख के समझ ना पा रहे हैं, एक बार देख लीजिए बच्चों. यहां पे सेल लगा हुआ E1, ठीक है, जिसमें रेजिस्टेंस R1 लगा रखा हुआ है. यहां पे E2 सेल रेजिस्टेंस, ठीक है, R2 और यहां पर R3. यहां पे इसने करंट ड्रॉ किया I1, यहां पे इसने करंट ड्रॉ किया I2 और यहां पे इसमें करंट जो जाएगा वो जंक्शन लॉ से I1 प्लस I2 विड्रॉ होगा. अब ये भी एक्टिव होगा, ये भी एक्टिव होगा, ये भी एक्टिव होगा. मैं अगर आपसे सिंपली पूछूं कि इसमें कितने लूप है, तो लूप तो देखिए बच्चों उसमें 3 है, लेकिन हमें 2 से इंपॉर्टेंटली मतलब है. लूप किसे कहते हैं, जिसमें कहीं से ब्रेकेज ना हो. ठीक है, इसमें कहीं ब्रेकेज नहीं है, इसमें कहीं ब्रेकेज नहीं है. तो सिंपली मैं बात करूं तो यहाँ पे एक लूप तैयार हो जाता है. ठीक है, यहाँ पर एक लूप तैयार हो जाता है. जब आप लूप के बारे में बात करते हो तो लूप फर्स्ट और लूप सेकंड में बच्चों चलने का एक तरीका होता है, लेने का एक तरीका होता है. उसी रूल को हम आज फॉलो करेंगे. ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है कॉन्सेप्ट. इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा. अगर हम पहले लूप के बारे में बात करें तो लूप में चलने का तरीका हमेशा ध्यान रखिएगा. एक मैं आपको बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूं, वो है इस सेल की पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा आपका चलने का तरीका होना चाहिए. ठीक है, ये जरूरी है ताकि आप कभी भी किरचॉफ में फंसे ना, कभी भी आपको प्रॉब्लम ना हो. तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से आप डायरेक्शन लीजिए. तो ये करंट का डायरेक्शन आपने सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से ही लिया हुआ है. I1 और इसका करस्पॉन्डिंग कौन है, R1. तो यहां से आप लीजिएगा I1 R1. ये बात किसके बारे में हो रही है, फर्स्ट लूप में बात हो रही है बच्चों. फर्स्ट लूप ये है बच्चों आपका. अब इसी तरीके से मैं बात करूं, इसमें अगर आप ऐसे चल के जाओगे, ये क्या हो रहा है, तो ये तो करंट यहां से आ रहा है, आपका डायरेक्शन ऐसे है. तो ऐसे केस में आपका डायरेक्शन ऐसा, ये वाला करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको आप माइनस लेंगे क्योंकि ये उल्टा है मेरे डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में. तो आपने I2 इंटू R2 लिख रखा हुआ है. सिंपली मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ पे देखा मैंने कि और कहीं तो है नहीं, इसलिए मैंने इज इक्वल टू लिख दिया. और यहाँ पे मैंने 2 सेल देखा. एक सेल जिसको आपने प्रिंसिपल माना हुआ है उसको तो आप E1 ही लेंगे, लेकिन ये क्या आपके डायरेक्शन में ऐसे जब चलते हो आप, तो ये आपके हाथ का डायरेक्शन सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से अंदर जा रहा है. इसका मतलब कि सेल का काम है विड्रॉ करना, लेकिन आपके हाथ का जो डायरेक्शन है वो सेल के अंदर एंटर कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से. दिस इज रॉन्ग. ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी करंट के डायरेक्शन में सेल का पॉजिटिव या फिर आपके डायरेक्शन में सेल का पॉजिटिव टर्मिनल आ जाए तो ऐसे केस में इसको नेगेटिव लिया जाता है. ठीक है, डायरेक्शन में अगर सेल का पॉजिटिव प्लेट आ जाए तो उसे हम नेगेटिव लेते हैं. तो ये नेगेटिव बच्चों हो गया E2. ठीक है ना. तो सिंपली यहाँ पे I1 R1 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2, इक्वेशन नंबर 1. क्लियर. अब मैं बात करूं इस वाले लूप में, तो सेकंड लूप में भी हमने क्या बोला था कि आप कैसे चला करें, पॉजिटिव टर्मिनल से चला करें. तो यहां पर आपने देखा कि I2, ठीक है, सेकंड लूप में अगर मैं बात करूं तो यहां पर हो गया I2 और इसका करस्पॉन्डिंग कौन है बच्चों, R2. तो ये हो गया R2. और सिंपली मैं बात करूं ऐसे चलकर जब आते हो तो करंट भी मेरे ही डायरेक्शन में चल रहा है, ये तो अच्छी बात है. तो प्लस लिखिएगा I1 प्लस I2 ब्रैकेट और साथ में कौन है, ये R3 है. ठीक है, तो R3 देख इज इक्वल टू, और कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसमें, तो यहां पर इकलौता एक ही EMF लगा हुआ है, उसका नाम है E2. तो सिंपली आप इसको कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 2. तो यहाँ पे 2 इक्वेशन तैयार हो गए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. ये सारी की सारी कहानी जो आपने देखी वो सारी कहानी वोल्टेज को लेकर के और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर को लेकर के है. और ये इसी के आधार पर हमने बनाया भी है, इसलिए इसका नाम वोल्टेज लॉ भी है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेज लॉ. इसको हम वोल्टेज
लॉ से भी जानते हैं। दिस ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेज लॉ, क्योंकि ये वोल्टेज है, वोल्टेज भी एक तरीके से एनर्जी होती है जो कि यूनिट चार्ज के लिए चाहिए ही चाहिए, इसलिए ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ पर बेस्ड है, मतलब ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। दिमाग में इस बात को अच्छे से फिट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। आइए एक आपको टास्क देते हैं और ये आपको करना होगा घर पर बैठकर, आराम से आप इसको करिएगा और इसका आंसर मुझे आप बता सकते हैं। आइए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। ये देखिए, ये एक सेल है, यहां पर आपने एक 2 ओम का रेजिस्टेंस रखा होगा, यहाँ पे आपने 5 वोल्ट का सेल लगा रखा हुआ है, यहाँ पर एक और ईएमएफ बच्चे, यहाँ पर आपने एक रेजिस्टेंस लगा रखा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस 3 ओम है, यहाँ पर आपने 6 वोल्ट लगा रखा हुआ है। आगे बढ़िए, यहाँ पे आपने लगा रखा हुआ है एक अदर रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है 5 ओम, ठीक है। अब आपको बताना ये है कि ये वाले सेल से जो करंट विड्रॉ होगा I1, ये वाले से I2 और इस वाले में जो जाएगा वो I1 प्लस I2। कभी कभी ये नहीं दिया जाएगा तो आपको इसको सपोज करना होगा, क्लियर। तो यहां पर आपने देख लिया कि I1, I2 और I3 सब मौजूद है, तो इस केस में आपको करना यह है कि फाइंड करना है आपको I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू और इस वाले करंट को आप I3 भी कह सकते हैं, I3 मतलब ईच ब्रांच में आपको करंट की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। बच्चों करने की कोशिश करिएगा, 2 इक्वेशन बनेंगे, पहला लूप ले लीजिएगा, दूसरा लूप ले लीजिएगा, दोनों लूप को लेकर के I1 I2 की वैल्यू निकाल लीजिएगा। जैसे ही I1 I2 निकल जाएगा तो I1 I2 को ऐड कर देंगे आप, तो आपको I3 की वैल्यू भी पता चल जाएगी। करिएगा और न आने पर आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। बच्चों फटाफट से आते हैं एक और एग्जांपल की ओर, जो आपको करना होगा वो क्या है, एग्जांपल नंबर 2 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में बच्चों क्या है, आइए देखते हैं। ये हमारे पास सेल है और ये हमने लगा दिया है क्या, रेजिस्टेंस, और यहाँ पर हमने एक और रेजिस्टेंस लगा रखा हुआ है और नीचे लगा रखा हुआ है एक फिलहाल अनदर सेल, और यहाँ पर इसके साथ भी रेजिस्टेंस है और यहाँ पर भी आपने एक रेजिस्टेंस लगा रखा हुआ है। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है बच्चों, और ये 4 ओम का, ये 10 वोल्ट और ये है 20 वोल्ट, ठीक है। आपको बताना ये है कि हर ब्रांच में जो है वो करंट क्या होगा, ठीक है। तो ये तो तय है कि यहां से करंट आएगा, यहां से करंट आएगा, तो इसमें क्या होगा, इस तरीके से आप I1 प्लस I2 करके निकाल लीजिएगा, जिसको आप क्या I3 भी कह सकते हैं, जोड़ लीजिएगा। आपको फाइंड कर लेना है क्या, I1, I2 और I3 निकाल लीजिएगा, ये आपका होमवर्क होगा। ट्राई करिए ना इसको। 10 वोल्ट इसका ईएमएफ है बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा 10 वोल्ट। अब एक केस और आता है, मान लीजिए कि ये वाला सेल ऐसे ना है, ठीक है। इस वाले केस में कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें हमने कोई आइडिया नहीं दिया। तो इधर जब लीजिएगा तो ये पहला लूप ऐसे चलिएगा, और जब इधर लीजिएगा तो इसमें आप 2 लिख करके ऐसे चलिएगा, ठीक है। चलने का तरीका आपका कुछ पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे होगा। मान लीजिए कि ये वाला सेल का डायरेक्शन ऐसे ना होकर के इधर हो जाए, मतलब इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव हो जाए, तो तब आप ऐसे चल दीजिएगा यहां से, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपके जहन में बात आती है कि फिर इधर का करंट का डायरेक्शन कैसे लेंगे हम, तो आप कोई भी एक डायरेक्शन अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप ऐसे भी इधर से भी अपने हिसाब से दिखा सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे कोई भी अब दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, करंट दिखाइए, करंट डायरेक्शन अगर आप सपोज करेंगे तो उसी हिसाब से साइन कन्वेंशन भी लेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने इसमें करंट डायरेक्शन इधर से दिखाया और इधर वाले में करंट डायरेक्शन इधर से दिखाया, तो इस वाले ब्रांच में आप I1 ही लिखिएगा, इस वाले में आप क्या लिखेंगे फिर, तो इस वाले सेक्शन में आप I3 लिख दीजिएगा। यहाँ पे 3 इक्वेशन बनेंगे, तीनों इक्वेशन को लेकर के सॉल्व करेंगे, आपको I3 की वैल्यू जरूर मिलेगी, ठीक है। आप इस तरीके से इसको आप सॉल्व करके मुझे बताने के लिए मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर ट्राई करिएगा। और आगे हम लोग बात करने वाले व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। अगर कोई भी दिक्कत हो तो अगले क्लास का वेट करिए। धन्यवाद।